आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे भारत चीन संबंध पर। इसके पिछले क्लास में मैंने वैदेशिक नीति को, भारत का जो वैदेशिक नीति है, जो इंटरनेशनल पॉलिसी है या जो डिप्लोमेसी है, उसके संबंध में एक विस्तृत रूप से यूट्यूब पर चर्चा किया था। उसका जूम पर भी क्लास लिया था। आज हम भारत चीन संबंधों को समझेंगे। क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कि जो वैदेशिक संबंध होते हैं और यूपीएससी बीपीएससी के तैयारी के दौरान हम जो पढ़ते हैं तो उसके दो भाग होते हैं। एक भाग तो भारत की जो वैदेशिक नीति है, कई देशों के बीच जो द्विपक्षीय संबंध है, जो बायलैटरल रिलेशन है, उस रिलेशन को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। और कौन कौन से देश होंगे, तो भारत के जो भी पड़ोसी देश हैं उनके साथ जो भी संबंध है भारत का, उसको हम देखेंगे। जैसे पाकिस्तान हो गया, चीन हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, इन सारे देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों की हम बात करें। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो कई सारे ऐसे देश हैं, जैसे दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन जो है आसियान, तो आसियान के साथ हमारा क्या संबंध है, इस मुद्दे पर भी हम लोग बातचीत करेंगे। बीपीएससी यूपीएससी की परीक्षाओं में हमेशा पूछा जाता है। उसके बाद कुछ ऐसे देश हैं जिनसे हमारा पुराना नाता रहा है, या फिर कुछ ऐसे देश हैं जो पावरफुल है, ताकतवर है, उनसे हमारा जो संबंध है और संबंध बन रहे हैं, तो उसके बारे में भी हम लोग समझेंगे और पढ़ेंगे। तो इनमें अमेरिका है, रूस है, फ्रांस है, ब्रिटेन है, और इसके साथ ही हमारा यूरोप के साथ क्या संबंध है, ऑस्ट्रेलिया का क्या संबंध है, तो इन सब मुद्दों पर भी हमें देख लेना चाहिए। लेकिन आमतौर पर क्या होता है कि आप सिलेबस में भी देखेंगे, बीपीएससी के सिलेबस में, जीएस के सिलेबस में, तो उसमें जो द्विपक्षीय संबंध है उसके दो पार्ट बनाए गए हैं। एक पार्ट में भारत एवं पड़ोसी देशों के बीच का संबंध को रखा गया है और दूसरे भाग में अंतर्राष्ट्रीय संबंध को रखा गया है। तो भारत एवं पड़ोसी देश में जो चाइना है, पाकिस्तान, चाइना पाकिस्तान ज़्यादा रहता है और इसके बारे में कई बार प्रश्न पूछा गया है। उसके अतिरिक्त जो है नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, म्यांमार, मालदीव, इनके बारे में भी देखेंगे। और जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध में हम रूस के साथ देख लेंगे, चीन के साथ देख लेंगे, फ्रांस के साथ, ब्रिटेन के साथ, इजराइल के साथ, अरब देशों के साथ हमारा क्या संबंध है। तो ये सब कई सारे मुद्दे हैं और एक फॉर्मेट होता है। बेसिकली जो पीछे हम वैदेशिक संबंध में जिस फॉर्मेट पर बात किए हैं, तो उस फॉर्मेट को अगर देखेंगे तो वो हर जगह फिट होगा। इसके अतिरिक्त भी एक और फॉर्मेट है जिसके बारे में आगे हम बात करेंगे। तो फिलहाल हम भारत चीन संबंध के बारे में पढ़ेंगे, इंडो चाइना रिलेशंस। विवाद एवं सहयोग के बिंदु, अभी ताजा विवाद है गलवान घाटी को लेकर, तो इस संबंध में थोड़ी सी लग रही है कि भारत चीन के बीच युद्ध हो जाएगा, परंतु बहुत सारी कुछ मीडिया का भी उसके दिमाग की उपज होती है, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। परंतु क्या है कि खींचतान चलते रहेगा। तो अभी लग रहा है कि चीन हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। कभी कभी यही मौका आता है कि जब WTO या जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर या तीसरी दुनिया के देशों के नेता के रूप में जब भारत और पाकिस्तान एक साथ खड़े होते हैं, तो लगता है कि चलिए चीन हमारा मित्र है। तो विवाद और सहयोग दोनों बिंदु को हम देखेंगे। तो सबसे पहले विवाद के बिंदु को हम लोग देखेंगे। तो विवाद में से भी ताजा जो हालिया विवाद हुआ है उस पर एक नज़र हम डाल लेते हैं, और जिस तरह से तलखी दोनों देशों के बीच बढ़ी है, तो उसके पीछे क्या कारण है और कौन से बिंदु हैं, उसको पहले हम लोग देखें। तो देखिए, ये जो हालिया प्रकरण है, तो हालिया प्रकरण क्या है, तो ये गलवान घाटी। गलवान घाटी, गलवान कहाँ है, तो वास्तव में ये लद्दाख में है, ठीक है। और लद्दाख पहले कश्मीर का हिस्सा हुआ करता था। लद्दाख के बारे में और भी बातें हम बताएंगे। लद्दाख पहले कश्मीर का हिस्सा हुआ करता था, परंतु अब लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है। और यह बात भी जानने योग्य है कि लद्दाख का एक हिस्सा जो है 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद ही चीन उस पर कब्जा किए हुए हैं, और वो हिस्सा कहलाता है अक्साई चीन। और अक्साई चीन का हिस्सा जो चीन हड़प लिया है, और भारतीय नियंत्रण में जो लद्दाख का क्षेत्र है, उनके बीच एक लाइन है, इसे कहते हैं LAC। LAC का मतलब क्या हुआ, तो LAC का मतलब हुआ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। जिस तरह हम पाकिस्तान की तरफ अगर हम देखते हैं LOC, तो LOC का मतलब क्या होता है, लाइन ऑफ कंट्रोल। तो लाइन ऑफ कंट्रोल भारत पाकिस्तान के बीच कंट्रोलिंग बॉर्डर है, बॉर्डर नहीं कह सकते हैं, लेकिन कंट्रोलिंग एक रेखा है। और LAC ये भारत चीन के बीच लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये जो है सीमा रेखा है। ये मैकमोहन रेखा से अलग सीमा रेखा है। 1962 के बाद से चीन ने जो लद्दाख और अरुणाचल के क्षेत्र पर जो कब्जा कर लिया है, तो उन्हीं में से लद्दाख का हिस्सा जो है, तो ये अक्साई चीन है, और वहाँ पर जो बॉर्डर है जहाँ से दोनों सेनाएं एक दूसरे के बिहाफ में खड़े रहते हैं, तो उसे LAC कहते हैं। हाल के दिनों में देखा गया है कि पूरे
भारतीय सीमा पर चीनी सैनिकों द्वारा 130 बार, पूरे भारतीय बॉर्डर पर चीनी सैनिकों द्वारा 170 बार उल्लंघन हुआ, जिनमें से जो लद्दाख का क्षेत्र का जो LAC है वहां पर 130 बार उल्लंघन हुआ है। अब उल्लंघन का मुद्दा क्या है? तो ये 4 क्षेत्र हैं। हाल में जो विवाद हुआ है गलवान घाटी, तो गलवान घाटी क्या है इसको हम नीचे समझेंगे, लेकिन समझ लीजिए 4 क्षेत्र है। एक तो गलवान घाटी है, गलवान घाटी, दूसरा है पेंगोंग झील, और तीसरा है ट्रिग हाइट्स, और चौथा है वट्स। ये 4 मुख्य क्षेत्र हैं जहां पर चीनी सैनिकों का झड़प हुआ है। तो ये 4 पॉइंट अभी हाल फिलहाल के समाचारों में हमने सुना होगा, और 45 साल बाद हिंसात्मक घटना हुआ है, क्योंकि ये जो इलाका होता है ये नो मैंस लैंड कहलाता है, और नो मैंस लैंड इलाका में युद्ध नहीं हो सकता है, मतलब वहां पर हथियारों का प्रयोग वर्जित है। और यह देखा गया कि किस तरह से पत्थर के डंटे बांधकर, कंटीले तारों को डंटे में लपेटकर और उससे भारतीय सैनिकों पर हमला हुआ, और जिससे जो है 20 भारतीय सैनिक शहीद हुए। चीन के भी कुछ सैनिक शहीद हुए, हालांकि चीन ने इसे स्वीकार नहीं किया है। तो ये जो हिंसात्मक घटना हुआ, तो इसके बारे में हम एक अलग से क्लास, जो ताज़ा विवाद है उस पर एक अलग क्लास आयोजित करेंगे। कई सारे मुद्दे होते हैं जो अलग अलग, क्योंकि भारत चाइना के बीच जो रिलेशन है इतना लिटिगेटेड है कि किसी एक क्लास या एक वीडियो में हो नहीं सकता है। तो ये जो मुख्यतः आप समझ लीजिए कि गलवान जो है, गलवान घाटी क्या है, तो ये काराकोरम जो एक श्रेणी है, इस श्रेणी से निकलती है गलवान, और इधर से है श्योक नदी। तो श्योक नदी वास्तव में क्या है कि सिंधु नदी की सहायक नदी है, और सिंधु की सहायक नदी, और यहाँ पर जो काराकोरम से जो गलवान नदी है, ये दोनों यहाँ आके मिलता है, और मिलकर नीचे एक पेंगोंग झील है, वहाँ झील में तब्दील हो जाता है। इधर लद्दाख का इलाका है और इधर अक्साई चीन है, और ये नदी ही कहीं ना कहीं एक तरह से बॉर्डर है, बॉर्डर नहीं, इसको हम LAC कह सकते हैं, LAC। और इधर का इलाका अक्साई चीन है, जिसे कि 1962 में चीन ने हड़प लिया था। इसको हम मैप के सहारे दिखाएंगे। तो अभी चूंकि देखिए 64वें BPSC का इंटरव्यू भी है, और इंटरव्यू बोर्ड में इन प्रश्नों को पूछा जा सकता है कि चीन हमेशा भारत को घेरने की नीति में रहता है, और अभी जब भारत के पास मौका आया है तो किन किन मुद्दों पर हम घेर सकते हैं चीन को। तो इसको हमने पॉइंट तैयार किया है, इसको आप देखिए। अभी जिस तरह से कोरोना वायरस का महामारी है, और जिस तरह से चीन पर आरोप लगे हैं कि जो कोरोना वायरस है, SARS-CoV-2, वायरस का नाम SARS-CoV-2 है, और कोरोना वायरस क्या है, वह एक परिवार है, लोग बढ़िया समझ नहीं पाते, और बीमारी का नाम है कोविड-19, 3 वर्ड है। तो SARS-CoV-2 वो वुहान लैब से उत्पत्ति माना जाता है, और इसके कारण से अमेरिका चीन पर बहुत नज़र तिरछी की हुई है। पूरी दुनिया में चीन एक ऐसे देश की छवि के रूप में उभरा है, छवि बना है कि वो आक्रामक, रहस्यमय और पता नहीं क्या कुछ करेगा। तो अगर भारत चीन को इस मौके पर घेरना चाहता है तो क्या मुद्दे होंगे? तो पहला मुद्दा देखिए तिब्बत का मुद्दा होगा। तिब्बत का मुद्दा क्यों? क्योंकि तिब्बत एक अलग देश था जिसको कि चीन ने 1959 में उसे हड़प कर अपने क्षेत्र में मिला लिया। पूरी अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में इस बात की आलोचना हुई, परंतु उस समय भारत ने इसको मान्यता दिया। कई कारण थे, कुछ समझौते थे, मान्यता दिया, लेकिन दलाई लामा उसके बाद से भारत में रह रहा है। जो तिब्बत के जो प्रमुख हैं दलाई लामा, वो भारत में रह रहे हैं। तो पहला तो यह है कि तिब्बत का मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय जगत में उठाकर चीन को इस मामले पर घेरा जा सकता है। दूसरा मुद्दा, चूंकि चीन में जब ऑटोमन तुर्क ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया तो उस समय चीन के एक बहुत बड़े भूभाग पर मुस्लिमों का भी कब्जा हुआ था, और उसी काल से लगभग 6वीं शताब्दी काल से वहाँ जो सिंजियांग प्रांत, जो मुस्लिम रह रहे हैं, विशेषकर सिंजियांग प्रांत में मुस्लिमों की बहुलता है, और वहाँ पर अलगाववादी आंदोलन चल रहे हैं, और चीन में जो भी आतंकी गतिविधियाँ होती है तो इसके लिए उइगर मुस्लिमों को जिम्मेदार माना जाता है, और इस कारण से उइगर मुस्लिमों पर चीन के द्वारा लगातार शोषण और उत्पीड़न किया जाता है। उन्हें बिना मतलब के जेल में डाल दिया जाता है, उनके साथ भेदभाव बरता जाता है, उन्हें मार दिया जाता है। तो ये उइगर मुस्लिमों का मुद्दा जो है वो भारत पूरा अंतर्राष्ट्रीय जगत में उठा सकता है, क्योंकि मुस्लिम आबादी के दृष्टिकोण से देखें तो भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मुस्लिम आबादी वाला देश है। तो मुस्लिमों की अंतर्राष्ट्रीय जगत में सुरक्षा का प्रश्न जो है वो भारत के कहीं ना कहीं कूटनीति में निहित है। तो हम उइगर मुस्लिमों का मुद्दा उठाकर चीन को इस मामले पर बैकफुट पर ला सकते हैं। तीसरा मुद्दा कि चीनी सामानों का हम बायकॉट करें। जिस तरह से
जो लोकल बाजार से लेके पूरा जो भारतीय बाजार पर चीनी सामानों का कब्जा है, तो उन सामानों को हम बाइकआउट कर सकते हैं। चीन द्वारा जो भी ऐप बनाए गए या जो भी इंटरनेट या जो वर्चुअल साधन है उसको हम बाइकआउट कर सकते हैं। भारत सरकार ने चीनी ऐप को भी बैन भी किया है, 100 से अधिक चीनी ऐप को बैन किया है। तो ये एक कदम है और धीरे धीरे, लेकिन सवाल उठता है कि हम अगर चीनी सामानों का बैन करते हैं और चीनी ऐप का बैन करते हैं तो उसका विकल्प हमारे पास क्या है? तो विकल्प को भी करना पड़ेगा, जैसा कि मोदी जी आह्वान किए हैं कि आप देश में बनाइए, देश में फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप बनाइए, मैं भी उसमें जुड़ूंगा। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी चुनौती है कि आपदा को कैसे अवसर में बदला जाए, ये बहुत बड़ी चुनौती है। तो इसको हम युवाओं को, जो भी युवा हैं इस देश के, उनको एक्सेप्ट करना होगा, क्योंकि चीनी सामानों को हम बाइकआउट करेंगे तो उसके जगह पे लाएंगे क्या? हमारे पास ऑप्शन क्या है, विकल्प क्या है? तो ये। उसके बाद दक्षिणी चीन सागर में, चीन एक ऐसा देश है जिसका किसी भी पड़ोसी देशों के साथ अच्छा संबंध नहीं, और उनमें एक पड़ोसी देश वियतनाम भी है। तो दक्षिणी चीन सागर जो है उसको चीन अपना सागर मानता है, एक तरह से अपना आंगन मानता है। जबकि इस संबंध में जो इंटरनेशनल गाइडलाइंस है वो क्या है कि 12 नॉटिकल माइल्स तक जो है वो उसके क्षेत्र होंगे, किसी भी देश का समुद्री सीमा होगा। 24 नॉटिकल माइल्स तक उसका जो है वो आर्थिक रूप से दोहन कर सकता है, और 200 नॉटिकल माइल्स तक उसका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है। इसके आगे तो फिर अंतर्राष्ट्रीय संपत्ति है। लेकिन दक्षिणी चीन सागर में चीन जो है पूरा दक्षिणी चीन सागर को वो अपना एक तरह से झील मानता है, चाइनीज लेक मानता है। परंतु उनसे सटे जो देश है तो वियतनाम के साथ इनका विवाद है, तो हम वियतनाम का साथ दे सकते हैं। जापान के साथ भी सेनकाकू द्वीप को लेकर विवाद है चीन का, तो वहाँ भी हम स्टैंड ले सकते हैं। उसके बाद ताइवान का मुद्दा, जब चीन गणतंत्र बना था 1949 में, तो वहाँ की जो लोकतांत्रिक सरकार थी तो वो उनको निर्वासित होना पड़ा था, और आज भी वे ताइवान से अपना शासन चला रहे हैं। परंतु चीन क्या है कि चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है, लेकिन ताइवान मानता है कि वहाँ जो है तानाशाही शासन है। जो चीन का जो पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी, उसको तानाशाह मानती है, और वो मानती है कि एक्चुअल सरकार जो है, चीन की जो वास्तविक लोकतांत्रिक सरकार है वो ताइवान में है, चीन में नहीं। चीन पर जो है कम्युनिस्टों का कब्जा है, लेकिन चीन क्या है कि हमेशा डराते रहता है, ताइवान को धमकाते रहता है कि तुम मेरे में मिल जाओ। तो इस तरह से हम ताइवान को साथ दे सकते हैं। और दूसरी बात है कि 1962 के युद्ध में जो चीन ने अक्साई चीन, जो कि लद्दाख का एक बहुत बड़ा भाग था, उसको हड़प लिया था, उसको हम वापसी की मांग के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर उसकी घेराबंदी कर सकते हैं। और अभी वर्तमान में देखिए कि विश्व में जो चीन की नकारात्मक छवि बनी है, तो इस आधार पर भी चीन को अमेरिका और कई यूरोपीय देशों के साथ मिलकर इसको घेरा जा सकता है। तो चीन को हम इन मुद्दों पर घेर सकते हैं अभी इस काल में। जब चीन उस तरह से करते हैं, बार बार वो, हम उनसे दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं और वो हमारे में खंजर भोंकने का प्रयास करते हैं पीठ में, जैसा कि 1962 में देखा गया था। पंचशील समझौता होने के बावजूद भी चीन ने आक्रमण। तो ये जो लगातार बार बार होता है, तो इस मुद्दे को हम उठा सकते हैं। तो ये हालिया जो विवाद था गलवान घाटी को लेकर, तो यहाँ चीन को ऐसे घेरा जा सकता है। अब हम बात करेंगे कि भारत और चीन के बीच, दोनों पड़ोसी देश हैं, दोनों के बीच किस प्रकार के संबंध है और क्या ऐतिहासिक घटनाक्रम है जिसके कारण से मतलब भारत और चीन हमेशा विवादों में रहते हैं, इनके संबंध जो है विवादों में रहते हैं। तो आइए उसको एक नज़र हम लोग देखते हैं। तो देखिए, ये भारत है, मैप को देख लीजिए, भारत है, और ये जो देश है वो चीन है। दुनिया का सबसे बड़ा आबादी वाला देश है, क्षेत्रफल भी बहुत अधिक है। ये रूस है, ये मंगोलिया है, ठीक है, और इधर अरब सागर और इधर बंगाल की खाड़ी। तो सीधा देखिए कि नेपाल और भूटान, ये दोनों एक प्रकार से बफर स्टेट हैं, और चाइना जो है हमारा पड़ोसी है। चाइना पड़ोसी है, तो यहाँ पर 2-3 मुद्दे को हम लोग देखेंगे। पहला तो ये जो मैप जो इस प्रकार से दिखाया है, वो मैप ऐसे नहीं है, ऐसे है, ठीक है। अगर भारतीय दृष्टिकोण से देखा जाए तो इस तरह का मैप है। और ये इस हिस्सा को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इस हिस्सा को बोलते हैं POK, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, जिसे कि 1947 में पाकिस्तान ने कश्मीर पर आक्रमण करके इसको हड़प लिया था, ठीक है। और इधर का जो लद्दाख का जो हिस्सा दिख रहा है, ये लद्दाख है। तो लद्दाख का ये जो हिस्सा है, इसको बोलते हैं अक्साई चीन, अक्साई चीन। इसे चीन ने 1962 में, 62 के युद्ध में हड़प लिया था। इधर और फिर इधर अरुणाचल का कुछ हिस्सा, ये 1962 के
युद्ध में चीन ने ज़बरदस्ती हड़प लिया था। तो ये दोनों मुद्दे हैं। इसके अलावे ये जो यहाँ पर जो बांग्लादेश है, इधर नेपाल है, इधर भूटान है और यहाँ चीन, तो ये जो स्थिति है एक पतली सी, एक पतला सा भूभाग से भारत जो है कनेक्टेड है। हमारे जो भी नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं, जो 7 स्टेट हैं, असम, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, तो ये जो 7 स्टेट हैं इसको कहा जाता है चिकन नेक। चिकन नेक क्योंकि देखिए ठीक ये मुर्गी की गर्दन की तरह है और मुर्गी की गर्दन को कटने में कितना समय लगता है। तो ये जो चिकन नेक है, तो चीन का हमेशा गतिविधि रहता है कि चिकन नेक को काटने का, मतलब चारों तरफ से इस प्रकार की घेराबंदी होती है। पिछले समय में आपने डोकलाम विवाद में भी देखा होगा। डोकलाम विवाद यहाँ चीन, भारत और भूटान के बीच ट्राई जंक्शन था और वहाँ भी जो सड़क बनाने की गतिविधि शुरुआत किया गया था चीन के द्वारा, तो वो क्या था कि वास्तव में ये बांग्लादेश और चीन के बीच की जो महज 200 किलोमीटर की लगभग दूरी है, तो ये चिकन नेक को काट दिया गया ताकि ये संपूर्ण क्षेत्र जो है पर जो भी उग्रवादी आंदोलन चल रहे हैं इधर, उल्फा, नागा, बोडो, तो उनको भी प्रश्रय देते हुए इनको काट दिया गया। तो ये भारत हमेशा चीन के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, लेकिन चीन क्या करता है कि चीन हमेशा इसको स्थल मार्ग से और प्लस जो है जल मार्ग से घेराबंदी करते रहता है। और इस घेराबंदी का जो नाम है, आगे हम चर्चा करेंगे, वो है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, मोतियों की माला। यानी एक तरह से इस तरह से जो भी भारत के पड़ोसी देश हैं, जैसे म्यांमार हो गया, बांग्लादेश हो गया, ठीक है, फिर श्रीलंका का हम्बन टोटा हो गया, बर्मा का कोको बंदरगाह हो गया, कोको द्वीप, और उसके बाद यहाँ से लेके इधर तक। तो ये देखिए, तो इस तरह से ये मोतियों की माला जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के द्वारा जो है भारत को हमेशा घेराबंदी करते रहता है। भारत चीन के बीच देखें तो मैत्रीपूर्ण संबंध प्रारंभ से रहे हैं, बीच बीच में कुछ खटास भी हुए हैं, युद्ध भी हुए हैं। और कारण क्या है, तो देखिए हम भौगोलिक रूप से जुड़े हुए हैं, आर्थिक साझा आर्थिक हित है हमारा, और हम सांस्कृतिक रूप से भी जुड़े हुए हैं। क्या सांस्कृतिक रूप से जुड़े हुए हैं, तो चीन में अधिकांश जो है बौद्ध धर्मावलंबी है, तो बौद्ध है। और प्रारंभ में देखिए तो ह्वेनसांग से लेके इत्सिंग और कई सारे जो बौद्ध यात्री थे वो हमारे देश में आए, नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किए, यहाँ पढ़े और बहुत सारे जो बौद्ध ग्रंथ है उनको ले गए चीन। और यहाँ तो नालंदा विश्वविद्यालय ध्वस्त कर दिया था बख्तियार खलजी ने। तो अभी जो हम बौद्ध धर्म के बारे में जानते हैं तो उसका मेन जो सोर्स है वो चाइनीज ग्रंथ ही है, जिसको कि ह्वेनसांग वगैरह ने ले लिया था। तो बहुत सारे बौद्ध रहते हैं, तो इस कारण से हमारा सांस्कृतिक लगाव है। आर्थिक क्षेत्र में हमारा साझा व्यापार है, हालांकि व्यापार असंतुलन है, और भौगोलिक रूप से हम लोग जुड़े हुए हैं, कई मार्गों से जुड़े हुए हैं। और सबसे बड़ा चीज़ है कि हम जो है पड़ोसी देश हैं, हमारा चीन हमारा पड़ोसी देश है, ठीक है। अब कुछ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर अगर सवाल देखा जाए तो जब संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी तो संयुक्त राष्ट्र संघ में यूएनएससी यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के सदस्य, अस्थायी सदस्य, उस समय 15 सदस्यीय जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का गठन होना था, तो उसमें से विचार बना कि 5 जो अस्थायी सदस्य होंगे और 15 सदस्य नहीं था उस समय 10 सदस्य, 5 अस्थायी और 5 अस्थायी। और बीच में क्या हुआ कि अस्थायी सदस्यों को 5 से बढ़ाकर 10 किया गया, यानी कुल मिला के 15 सदस्य होगा, जिनमें 5 अस्थायी और 10 अस्थायी। और इस तरह से 15 सदस्यीय जो सुरक्षा परिषद का निर्माण हुआ है। तो जो अस्थायी, जो परमानेंट मेंबर के रूप में तो भारत को आमंत्रण मिला था, लेकिन भारत ने एक तरह से इस कार्य के लिए चीन को आमंत्रित किया कि हम लोग एशिया में हैं और लंबे समय तक साम्राज्यवाद से पीड़ित रहे हैं। भारत तो डायरेक्ट पीड़ित रहा है, चीन डायरेक्ट पीड़ित नहीं रहा है, परंतु ये चीनी तरबूजे काटने की जो नीति थी अंग्रेजों की, तो उस कारण से अंग्रेजों ने क्या किया था, चीन में अपना प्रत्यक्ष शासन स्थापित नहीं किया था, बल्कि प्रत्येक यूरोपीय देशों को यह एक तरह से मौका दिया था कि ये चीनी तरबूजा है और इसको जितना जितना मन हो काट काट कर ले सकते हैं। क्योंकि यूरोपीय देशों को खुश भी रखना था, इंग्लैंड को, ब्रिटेन को, पूरा अगर एशियाई क्षेत्र पर ब्रिटेन ही कब्जा कर लेते तब फिर क्या होता कि यूरोपीय देशों का
आंखों का कांटा बनते। इसलिए भारत पर उन्होंने अपना प्रत्यक्ष राज किया, साम्राज्य स्थापित किया और चाइना को अपने नियंत्रण में रखते हुए और उस पर चीनी खरबूजे तरबूजे काटने की नीति को लागू किया। तो इस कारण से भारत ने उस समय चाइना का समर्थन किया और बोला कि नहीं, आप बड़े भाई हैं, आप बड़ा जो है रोल अदा कीजिए। तो ये बहुत बड़ी गलती थी एक तरह से माना जाए, या समकालीन परिदृश्य में वो सही था, आज हमें पछतावा हो रहा है। तो भारत ने चीन का यूएनएससी में, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में समर्थन किया और यह 5 जो सदस्य हैं, 5 जो अस्थायी सदस्य हैं, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस और चीन, तो इनमें से चीन भी एक सदस्य है भारत के समर्थन द्वारा। 1949 में क्या हुआ कि आपने जैसे देखा होगा कि डॉक्टर सन यात सेन, जिसे कि फादर ऑफ द चाइना भी कहा जाता है, तो उन्होंने कोमितांग दल की स्थापना किया था और यह लोकतांत्रिक पार्टी थी। लेकिन जैसे ही डॉक्टर सन यात सेन की मृत्यु हुई तो फिर चाइना पर क्या हुआ कि साम्यवादियों का कब्जा हो गया। तो साम्यवादियों का कब्जा हो गया और चीन एक साम्यवादी देश बना। और हमने जैसा कि बताया कि जो लोकतांत्रिक सरकार है वो जाके ताइवान में शिफ्ट हो गया, इसलिए ताइवान एक अलग देश माना जाता है, लेकिन चीन उसको अपना मानता है। 1949 में चीन द्वारा तिब्बत पर अधिकार कर लिया गया, जबकि तिब्बत एक बफर स्टेट था और अलग देश था और उस पर अधिकार कर लिया। तो भारत की जो यहाँ पर नीति थी, तो चूंकि चाइना से दोस्ती की भी नीति थी, इसलिए इन्होंने खुलकर कभी तिब्बत का पक्ष लिया नहीं। इवन कि कुछ दिनों के बाद तिब्बत पर चीनी आधिपत्य को भारत ने स्वीकार भी कर लिया, परंतु दलाई लामा को भारत में शरण दिया। और दलाई लामा का भारत में होना चीन के लिए हमेशा खटकता है। अब यहाँ भारत दो राह पर है कि या तो चीन के साथ पूरी तरह दोस्ती होनी चाहिए या फिर दुश्मनी होना चाहिए। और दुश्मनी होता तो तिब्बत को चीनी आधिपत्य के अंतर्गत हमें नहीं मानना चाहिए था, जब दलाई लामा को शरण देना ही था। और यही कारण है कि यही आरोप लगाते हुए चीन जो है दलाई लामा का पीछा करते हुए फिर 1962 में भारत पर आक्रमण किया। 1954 में एक पंचशील समझौता हुआ। पंचशील समझौता के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। पंचशील समझौता का सार यह था कि दोनों देश मिलजुल कर रहेंगे, एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे, दोनों की जो परस्पर सम्मान है वो करेंगे, बराबरी का दर्जा देंगे और सहअस्तित्व में विश्वास करेंगे, कोएग्जिस्टेंस में। तो ये पंचशील था। ये देखिए पूरा मैप में आप देख सकते हैं कि किस तरह से चाइना है, ठीक है, ये बंगाल है, हमने पहले भी चर्चा किया, ये कश्मीर जो है और अक्साई चीन का इलाका ये है। कुछ पॉइंट है जिसको कि आप विस्तार रूप से देख सकते हैं। एक तो ये पीओके का जो क्षेत्र है, तो 1947 में चूँकि पाकिस्तान का कुछ जाता नहीं है, उन्होंने पीओके पर कब्जा किया। पीओके मतलब पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, जो कि कश्मीर का हिस्सा है, आज भी है। और उनमें से एक हिस्सा, ये वाला क्षेत्र, ये चीन को गिफ्ट में दे दिया। और ये क्षेत्र जो है क्या कहता है, क्या कहलाता है, तो गिलगित बाल्टिस्तान। तो यह भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि इधर से अगर चीन कुछ भी करता है तो वो भारतीय संप्रभुता पर हमला होता है। और आगे चलकर हम देखेंगे जो सीपेक है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, और वही जब सिल्क रूट में बदलता है तो भारत जो है सिल्क रूट का बहिष्कार करता है, ठीक है, जबकि अमेरिका द्वारा समर्थन किया गया, लेकिन भारत जो है बहिष्कार करता है। तो ये है। इसके अतिरिक्त देखिए, यहाँ से मानसरोवर झील से निकलने के बाद जो ब्रह्मपुत्रा नदी है वो हिमालय पर्वत के उत्तर में बहते बहते यहाँ दिहांग जार्ज को काट के भारत में आता है। तो चीन द्वारा क्या है, ब्रह्मपुत्रा नदी पर बांध बनाया जा रहा है, और बांध बनाने के बाद भारत के लिए हर दृष्टिकोण से वो खतरा उत्पन्न हो जाएगा कि बांध में पानी जमेगा, वो बांध टूट भी सकता है, पानी को रोक लिया जाएगा। और उसको चूँकि ब्रह्मपुत्रा पर बांध बनाकर चीन क्या है कि चीन का ये सब इलाका जो है पूरा मरुभूमि है, तो यहाँ पर पानी पहुँचाना चाहता है। तो भारत को ब्रह्मपुत्रा नदी के कारण इस पर विवाद है। उसके बाद काराकोरम राष्ट्रीय राजमार्ग चीन द्वारा बनाया गया, तो वो भी भारत के संप्रभुता के लिए खतरा है, क्योंकि इधर से अगर होगा कहीं ना कहीं इस क्षेत्र में अगर गतिविधि बढ़ेगा तो ये चिकन नेक पर उसका प्रभाव पड़ेगा। तो काराकोरम राजमार्ग का विरोध।
अब देखिए चाइना द्वारा कहा जा रहा है कि नेपाल के एवरेस्ट तक हम सड़क बनाएंगे। तो कहीं ना कहीं भारत को ये सचेत करता है कि धीरे धीरे चाइना जो है इधर ज़्यादा दखल दे रहा है। इसके अलावा देखिए अरुणाचल प्रदेश का है। अरुणाचल प्रदेश का ये जो इलाका है, इस इलाका को चीन अपना मानता है। 1962 के भी युद्ध में जो तवांग का जो क्षेत्र था उस पर किस तरह से चाइना ने युद्ध हुआ था भारत चीन के युद्ध में, और तवांग घाटी में जो बहादुरी भारतीय सैनिकों ने दिखाया था, जिस पर लता मंगेशकर और प्रदीप का जो गीत है वो तो आप सुने ही होंगे। ठीक है, इसके अतिरिक्त यहाँ पर जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है डोकलाम, तो डोकलाम पर भी भारत चीन के बीच विवाद है, डोकलाम क्षेत्र के लेकर भूटान को लेकर। इसके अतिरिक्त जो है बांग्लादेश को भी वो साधने में लगे रहते हैं। नेपाल में माओवादी गतिविधियों को बढ़ाकर भारत विरोधी, ये दक्षिणी चीन सागर है। दक्षिणी चीन सागर में भी जो चाइनीज गतिविधियां हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, जिसके कारण इसका जो है जो वियतनाम है, वियतनाम और जापान के साथ जो है इसका सीधा विवाद चलते रहता है। हिंद महासागर में चीन अपना प्रभुत्व जमाने के लिए लगातार घुसपैठ करता है, और चीन का आरोप है कि हिंद महासागर को भारत अपना आंगन ना समझे, और भारत का ये आरोप है कि चीन जो है हिंद महासागर में क्या करने आता है। तो इस तरह से देखा जाए, अब वियतनाम चीन, दक्षिणी चीन सागर को अगर देखें तो यहाँ से वियतनाम की एक कंपनी है, तेल निकालने वाली कंपनी है, और रिलायंस के बीच एक समझौता हुआ है। इस कारण से भी इंडिया का हित यहाँ जुड़ता है। और पाकिस्तान के साथ यहाँ पर जो ग्वादर बंदरगाह है तो इसको विकसित किया जा रहा है चीन के द्वारा। बांग्लादेश के फिर जो है श्रीलंका का हम्बनटोटा, हालांकि हम्बनटोटा से खबर आया है कि वहाँ पर चीन को अब रोका गया है। तो ये कुछ मुद्दे हैं। अगर मैप को हम, एशियन मैप को यदि देखेंगे तो कई सारे मुद्दे नज़र आएंगे जो कि आगे हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए ये पंचशील समझौता है। पंचशील समझौता भारत और चीन के बीच हुआ था। भारत के तरफ प्रधानमंत्री नेहरू और चीन के प्रधानमंत्री छाओ एन लाई। नेहरू और छाओ एन लाई के बीच 29 अप्रैल 1954 में जो पंचशील समझौता हुआ था, वो पंचशील कुछ इस प्रकार के हैं। 5 पॉइंट है इसमें, यहाँ से यहाँ तक। इस 5 पॉइंट को हम आगे देखते हैं। पंचशील समझौता को अगर हम देखें तो पहला जो है इसमें 5 समझौता है। पहला है कि एक दूसरे के क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता के लिए परस्पर सम्मान की भावना पर आचरण करना। दूसरा है एक दूसरे पर आक्रमण ना करना। तीसरा है एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना। चौथा है परस्पर समानता और मित्रता की भावना। और 5वां है शांतिपूर्ण एवं सहअस्तित्व की भावना। यही पंचशील समझौता है जो भारतीय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और चीनी प्रधानमंत्री छाओ एन लाई के बीच में 29 अप्रैल 1954 को हुआ था। उसके बाद कुछ घटनाक्रम हुआ। तिब्बत पर चीन का आक्रमण होता है, दलाई लामा भागकर भारत आता है, और उसके 3 साल बाद चीन का आक्रमण होता है। और इस तरह से जो हिंदी चीनी भाई भाई का नारा जो चल रहा था वो फिर हिंदी चीनी की शत्रुता में बदल जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर हम संक्षिप्त में देखें कि भारत चीन के बीच कौन कौन से बिंदु है जो विवाद के हैं, तो इसका जो समरी है वो इस प्रकार से किया जा सकता है। तो इस समरी के अनुसार से देखिए तो इनको हम कई चीज़ों में बांट सकते हैं। पहला हम रख सकते हैं सीमा विवाद। तो सीमा विवाद में क्या है, तो भारत और चीन के बीच जो है जो मैकमोहन रेखा है, तो मैकमोहन रेखा को चीन जो है इनकार करता है कि हम मैकमोहन रेखा को नहीं मानेंगे। अब मैकमोहन रेखा को क्यों नहीं मानेगा, तो चीन का कहना है कि जिस समय 1914 में मैकमोहन रेखा का गठन हुआ था उस समय चीन का बहुत हालत खराब था और चीन जो है बहुत कमज़ोर स्थिति में था, जबकि ब्रिटिश इंडिया, चूँकि उस समय वहाँ अंग्रेज़ों का शासन था, तो अंग्रेज बहुत मजबूत स्थिति में थे। इसलिए अंग्रेज़ों ने मनमानी पूर्ण तरीके से मैकमोहन रेखा का सीमांकन किया, इसलिए हम उसे नहीं मानते हैं। और इसके अतिरिक्त जो है एक लंबा सा सीमा रेखा है लगभग 4000 किलोमीटर का, तो उसका अभी तक सीमांकन नहीं हुआ है। तो ये सीमा विवाद जो है, और सीमा विवाद के उपज के रूप में हमें देखने को मिलता है गलवान, जो कि हाल फिलहाल में हम देखे हैं। कुछ समय पहले हम डोकलाम में देखे थे, और फिर सिक्किम को चीन मानता है कि यह हमारा भूभाग है जिसे भारत ने ज़बरदस्ती कब्जा किया है।
और इस कारण चीन के नागरिकों को नत्थी वीजा वो देता है। तो नत्थी वीजा पर भी विवाद हुआ था, क्योंकि नत्थी वीजा चीन द्वारा अपने उस नागरिकों को दिया जाता है जो कि जैसे हांगकांग है या फिर और भी कुछ प्रांत हैं, तो उनको जो है देते हैं। तो सिक्किम तो भारत का अंग है, सिक्किम को नत्थी वीजा, जिसको स्टेपल्ड वीजा कहते हैं, वो क्यों देगा? तो सीमा विवाद को हम इस तरीके से देख सकते हैं। अब देखिए भौगोलिक मुद्दा। तो भौगोलिक मुद्दा हम देखें तो भौगोलिक रूप से चूंकि पड़ोसी देश है और इस कारण से कई सारे मुद्दे जो है आपस में टकराते रहते हैं। तो मुद्दे क्या क्या हैं? तो पहला देखिए, ये अरुणाचल का मुद्दा है। अरुणाचल प्रदेश के बहुत बड़े भूभाग पर चीनी अपना दावा पेश करते हैं। फिर अक्साई चीन, जो कि 1962 के युद्ध में चीन ने भारत से हड़प लिया था। ये लद्दाख का क्षेत्र है, अभी भी चीन के ही कब्जे में है, तो ये एक विवाद के बिंदु है। पीओके जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, पाक अधिकृत क्षेत्र, तो उसमें से गिलगित बाल्टिस्तान का क्षेत्र जो है वो चीन को पाकिस्तान ने गिफ्ट में दे दिया 1962 युद्ध के बाद। तो ये भी एक विवाद का मुद्दा है। और जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव का मुद्दा है और उसमें जो भारत की ओर से आपत्ति है, तो वो इसी पीओके को लेकर है। और चौथा जो मुद्दा है वो है तिब्बत का, क्योंकि तिब्बत एक अलग देश है, परंतु चीन उस पर कब्जा किया है और उसको स्वायत्त क्षेत्र के रूप में मान्यता देता है। धीरे धीरे उसकी स्वायत्तता भी समाप्त किया जा रहा है। तो भारत के पड़ोसी देश होने के नाते इस मनमानी को कहीं ना कहीं विरोध होना चाहिए, जो कि नहीं हो। और इस कारण से धीरे धीरे चीन का मन बढ़ता गया और वो जब न तब जो है वो भारतीय सीमा का अतिक्रमण करने लगा। तो ये है वीजा विवाद। वीजा विवाद जो नत्थी वीजा सिक्किम के लोगों को देता है अरुणाचल, तो ये वीजा विवाद भी एक महत्वपूर्ण है। आर्थिक मुद्दा पर अगर हम देखें तो बहुत बड़ा व्यापार असंतुलन है। व्यापार असंतुलन मतलब कि जिस अनुपात में चीन से सामानों का आयात होता है भारत, उस मुकाबले भारत से सामानों का निर्यात चीन को नहीं होता है, तो इसे व्यापार असंतुलन कहते हैं और ये बहुत बड़ी खाई है। और आर्थिक मुद्दे पर देखें तो यही बहुत बड़ा विवाद का बिंदु है, जो कि भारत और चीन के बीच जब भी बैठक कभी होता है तो इस पर जरूर चर्चा होता है कि चीन से वस्तुओं का ज़्यादा आयात हो रहा है, जबकि भारत से चीन की ओर निर्यात नहीं होता है। और चीन की यह नीति भी है कि अपने सस्ते सामानों से पूरी दुनिया के बाजारों को पाट देना, और इस कारण से ये जो आर्थिक मुद्दे पर जो खींचतान होते रहता है, तो ये है। इसके अतिरिक्त देखिए ब्रह्मपुत्रा नदी पर जो बांध बना रहे हैं उसका विवाद है। दक्षिणी चीन सागर में कई सारे विवाद हैं, खास करके वियतनाम का पक्ष लेकर भारत को आना पड़ रहा है, क्योंकि भारतीय कंपनी का वहाँ पर तेल निकालने के लिए एक करार हुआ है। उसके बाद देखिए घेरने की नीति। तो हमेशा क्या है कि चीन भारत को घेरने के लिए लगातार कई तरह के कवायद करते रहते हैं, ठीक है। उनमें से कुछ मुद्दे को देखें तो एक मुद्दा है सीपेक। तो सीपेक क्या है? तो सीपेक का अर्थ होता है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, और यह कॉरिडोर जाएगा कहाँ से? तो जाएगा पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से होकर। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर अब देख लीजिए, यानी इस क्षेत्र से होकर जाएगा, इस क्षेत्र से, ये वाला क्षेत्र। तो ये पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, जिस पर कि भारत मानता है कि वो हिस्सा भी कश्मीर का अभिन्न अंग है। तो यहाँ से हम कैसे जाने देंगे? और दूसरा है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, मतलब मोतियों की माला। मोतियों की माला मतलब भारत को, ये अगर भारत है तो हिंद महासागर में उसको घेरने की जो चीन की नीति है, तो इसे मोतियों की माला का नाम दिया गया। और जो भी पड़ोसी देश है भारत के, उसके बंदरगाहों पर अपना जो है प्रभुत्व जमाने के लिए कई सारी सुविधाओं को वहाँ बनाया जा रहा है, निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिसको लेकर के भारत को विरोध है। कई बार चीनी पनडुब्बियाँ जो है हिंद महासागर में देखा गया है, ये है। और हाल फिलहाल में चीन के साथ भारत का जो सबसे बड़ा मुद्दा उभर कर आया था, वो था BRI प्रोजेक्ट। BRI प्रोजेक्ट मतलब बेल्ट रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट। तो बेल्ट रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट, इसको अबोर भी बोलते हैं, वन बेल्ट वन रोड। वन बेल्ट वन रोड मतलब जो प्राचीन काल में सिल्क रूट हुआ करता था, रेशम मार्ग, जिसका कि निर्माण कराया गया था चीन के कुछ शासकों द्वारा, जिसमें कि कनिष्क ने भी उसका मरम्मत किया था। तो उसको फिर से चाइना जो है आगे बढ़ाना चाहता है, अब पूरी दुनिया को इस रास्ते के माध्यम से जोड़ना चाहता है। तो इस पर जो है
जो विवाद है और क्या है अबोर प्रोजेक्ट, उसके बारे में एक अलग से भी क्लास होगा, परंतु इसको भी हम थोड़ा सा आगे देखेंगे। और इसी प्रकार अगर अन्य मुद्दे की बात करें तो कुछ अन्य मुद्दे भी हैं, जैसे आतंकवाद का मुद्दा। भारत समर्थित जो आतंकवादी भारत में घुसपैठ करते हैं और आतंकवादी गतिविधियां करते हैं, उसमें चाइना कभी भी भारत का समर्थन नहीं करता है, ये पाकिस्तान का समर्थन करता है। दूसरा है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत भी अपनी अस्थायी सदस्यता का दावा पेश करता है, क्योंकि जब 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन हुआ था उस समय 50 देश थे, आज लगभग 200 देश हो गए। तो सुरक्षा परिषद का विस्तार होना चाहिए, और विस्तार होना चाहिए तो भारत का यहाँ दावा बनता है, जो कि चीन विरोध करता है कि नहीं, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में भारत को नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में भी जो परमाणु ईंधन आपूर्तिकर्ता देश हैं, तो उसमें भारत की सदस्यता का भी विरोध करता है। और कुछ अन्य मुद्दे हैं, जैसे अमेरिका के साथ जो चीन का ट्रेड वार चल रहा है, तो उसमें भारत का जो पक्ष है, तो इन सभी मुद्दों पर एक विवाद के बिंदु हैं, इसके सहयोग के बिंदु भी हम आगे देखेंगे। परंतु सबसे पहले भौगोलिक क्षेत्र को देखिए। तो भौगोलिक क्षेत्र में चीन ऐसा क्यों करता है, तो चीन ऐसा क्यों करता है, तो उसके थोड़ा सा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में हमें जाना पड़ेगा भौगोलिक मुद्दा के क्षेत्र में। तो आपने सुना होगा माओ सेतुंग, एक तरह से चीनी साम्यवाद का ये जनक है माओ सेतुंग, और कार्ल मार्क्स के विचारों को जिस तरह से लेनिन ने रूस की सरजमी पर उतारा था, ठीक उसी प्रकार माओ सेतुंग ने चीन की सरजमी पर साम्यवाद को यानी कम्युनिस्ट को उतारा। तो माओ सेतुंग का मानना था कि चीन एक हाथ है, चीन एक हाथ है, ये हाथ, ठीक है, और यदि चीन एक हाथ है तो तिब्बत उसका हथेली है, ठीक है, चीन एक हाथ है तो तिब्बत उसका हथेली है, और लद्दाख उसका एक अंगुली है, दूसरा अंगुली नेपाल है, तीसरा अंगुली सिक्किम है, चौथा अंगुली भूटान है, और पांचवा अंगुली अरुणाचल प्रदेश है। और अगर माओ की दृष्टिकोण से देखें तो यह चीनी सिद्धांत बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि तिब्बत को ये कब्जा कर ही लिया है, लद्दाख में से अक्साई चीन का भाग तो हड़के हुए है ही, नेपाल को अपने गिरफ्त में ले ही लिया है, सिक्किम को अपना वो अंग मानता ही है, अरुणाचल प्रदेश के बड़े भूभाग पर वो कब्जा मानता है, और भूटान को भी अपने पक्ष में करने के लिए लगातार वो कवायद करता रहता है। तो इस तरह से ये जो हथेली वाला जो कंसेप्ट है बहुत खतरनाक है भारत के लिए। अब सवाल उठता है कि क्यों जो है इस मामले में हम चीन से क्यों पिछड़ गए। तो देखिए, वास्तव में विदेश नीति अगर देखें तो भारत का विदेश नीति प्रारंभ में आदर्शवाद की ओर घूमता रहा, जबकि चीन क्या है, चीन का विदेश नीति यथार्थवाद की तरफ, जहां उसको लगा आक्रमण करना चाहिए वहां आक्रमण किया, दोस्ती दुश्मनी से कोई मतलब नहीं है। और भारत जो है क्या है कि आदर्शवाद के कारण जो पंचशील समझौता किया था, तो पंचशील का राग अलापते रहे, और महज पंचशील समझौता के 8 वर्षों के बाद ही चीन का आक्रमण हो जाता है। अब देखिए भौगोलिक मुद्दा क्या क्या है। तो 1956-67 से ये काराकोरम राजमार्ग का निर्माण किया, जो कि भारत के जो चिकन नेक से होते हुए काफ़ी सटा हुआ है। दूसरा है मैकमोहन रेखा, 1914 में, इसको मानने से वो इनकार करता है। 4057 किलोमीटर का अभी तक सीमांकन नहीं हुआ है, जिसके कारण चीन हमेशा घुसपैठ करता रहता है। 90,000 वर्ग किलोमीटर के भारतीय भूभाग पर चीन का अपना दावा प्रस्तुत करता है कि ये मेरा भूभाग है। उनमें से लद्दाख है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है, हिमाचल है। तिब्बत पर जो आक्रमण हुआ था चीन का 1959 में, और दलाई लामा जो भारत में है, यह हमेशा चीन के आंखों में खटकता रहता है, ठीक है, क्योंकि दलाई लामा आज भी तिब्बती और बौद्ध धर्मावलंबी के गुरु माने जाते हैं। 1962 के युद्ध में अक्साई चीन, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश के कुछ बड़े भूभाग पर उन्होंने कब्जा कर लिया था, जो कि भारत अभी भी अपना भूभाग मानता है। 7वां पॉइंट में देखें पीओके। तो पीओके का जो गिलगित बाल्टिस्तान क्षेत्र है वो पाकिस्तान ने उसे गिफ्ट कर दिया। इसके अलावा सिपकिला दर्रा, काराकोरम दर्रा, इन सब पर जो है चीन के साथ भारत का विवाद है। और एक और विवाद है डोकलाम का। डोकलाम मुद्दे पर 2017-18 में जिस तरह से हुआ था झड़प जो है चीनी सैनिकों का, हालांकि वो अहिंसात्मक झड़प था, जिस तरह से गलवान में हिंसात्मक हो गया, तो वो उस तरह से नहीं हुआ था, लेकिन झड़प हुआ था, और इस मुद्दे को बातचीत के जरिए सुलझाया गया। गलवान वाले मुद्दे को ही बातचीत के जरिए सुलझाने की कोशिश किया जा रहा है, परंतु अब हमें थोड़ा सा ज़रूरत है कि हम फ्रंट फुट पर बैटिंग करें, बार बार बातचीत से
काम नहीं बन सकता। इसलिए चीन को पूरी तरह से घेरने की बात चल रही। तो इसी प्रकार से हम आगे जब बनाएंगे वीडियो तो फिर इन सब चीज़ों को हम दिखाएंगे, अलग अलग से कुछ मुद्दों को, कुछ पहलू को देखेंगे, वीजा विवाद, आर्थिक विवाद, ठीक है। फिर ब्रह्मपुत्रा नदी पर बांध की क्या स्थिति है वो नोट्स में हम दे देंगे, ठीक है। दक्षिणी चीन सागर के साथ बेसिकली विवाद क्या है वो देखेंगे। अभी देखिए, एक हम BRI प्रोजेक्ट के बारे में जान लेते हैं, इसका बार बार चर्चा हो रहा था। तो वास्तव में ये सिल्क रूट है। प्राचीन काल में जो सिल्क रूट था, देख रहे हैं ऊँट के सहारे चलते थे लोग जो है, और पश्चिमी देशों से जो व्यापार करते थे, तो उसको फिर से 21वीं शताब्दी में फिर से पुनर्जीवित करने के लिए, फिर से बनाने के लिए चीन की बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी परियोजना है और विश्व के सभी देशों को आमंत्रित किया गया। और अमेरिका के शुरुआती नानुकुर के बाद अमेरिका ने भी ये BRI प्रोजेक्ट में अपनी रुचि दिखाई। यहाँ तक कि जो ब्रिक्स बैंक है या एशियन सहयोग बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, इन सब बैंक ने भी इसमें अपनी रुचि दिखाई, परंतु भारत का इसमें विरोध है। अब विरोध का कारण क्या है? विरोध का कारण से पहले हम यह जान लेते हैं कि जो वन बेल्ट वन रोड, इसको अबोर प्रोजेक्ट भी बोलते हैं, वन बेल्ट वन रोड, वन बेल्ट वन रोड, ये अबोर प्रोजेक्ट। तो अबोर प्रोजेक्ट के दो भाग होंगे। तो पहला तो एक होगा स्थल मार्ग से होकर, तो स्थल मार्ग से होकर देखिए यहाँ से चलेगा, इसके कई ब्रांच भी हैं, ऐसे 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 है, ठीक है। हालांकि ये वाला ब्रांच तो ख़त्म हो गया है क्योंकि भारत नहीं माना, ठीक है। और इस तरह से करके यहाँ तक जाएगा और इधर आएगा, फिर यहाँ ग्रीस है, ये देखिए वेनिस होते हुए, और फिर इधर जो है यूनाइटेड किंगडम माने अमेरिका को भी जोड़ा जाएगा, और ये सब पोलर जोन के देशों को भी जोड़ दिया जाएगा। तो ये स्थल मार्ग से होता हुआ जो कि यहाँ से प्रारंभ होगा और पूरी दुनिया को जोड़ने की कवायद है। तो ये पहला होगा स्थल मार्ग से। और जो जल मार्ग से होकर होगा, तो जल मार्ग से ये रोड है, यहाँ से निकलेगा ऐसे 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 चलते हुए इधर से, ठीक है। इसमें कोलकाता को भी जोड़ने की योजना थी, लेकिन भारत ने चूंकि इस BRI में शामिल होने से इनकार कर दिया, तो ये अब नहीं होगा। यहाँ से डायरेक्ट जो है इधर से चला आएगा, और फिर यहाँ देखिए केन्या नैरोबी होते हुए, ये जो अदन की खाड़ी, और ये आपका फारस की खाड़ी है, ये है लाल सागर, ठीक है। और ये है आपका स्वेज नहर, और यहाँ से होते हुए ये भूमध्य सागर से होते हुए फिर यहाँ, मतलब इसमें फिर से मिल जाएगा। तो ये इस पर हम एक अलग से वीडियो बना के वन बेल्ट वन रोड का पूरा जो रोड मैप है उसको समझाएंगे। फिलहाल यही समझ लीजिए कि ये सिल्क रूट हो गया, और इसको बोला जाता है मेरीटाइम सिल्क रूट, 21वीं सेंचुरी मेरीटाइम सिल्क रूट, जो कि समुद्र मार्ग से होकर जाएगा। तो ये बहुत महत्वाकांक्षी परियोजना है। भारत ने इसमें शामिल होने से इनकार क्यों कर दिया? तो इनकार का जो सबसे बड़ा वजह है तो वह है कि इसका एक जो ब्रांच है, वह ब्रांच पूर्व से ही CPEC मतलब चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के नाम से जाना जाता था। इस CPEC को भी चाइना ने इसी सिल्क रूट का हिस्सा बना दिया, और ये CPEC जो है वो कश्मीर के जो पाक अधिकृत कश्मीर है POK, तो POK के गिलगित बाल्टिस्तान क्षेत्र से होकर गुजरता है, और इसे भारत अपना संप्रभुता पर हमला मानता है, जिसके कारण से भारत ने पूरे BRI प्रोजेक्ट पर शामिल होने से इनकार कर दिया, ठीक है। तो सवाल कभी कभी यह भी पूछता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि भारत इस मामले में, जब पूरा दुनिया को जोड़ने की कवायद चल रही है, तो भारत ने इसमें शामिल नहीं होकर कुछ गलत तो नहीं किया? तो यहाँ पर सबसे बड़ी मुद्दा होता है कि भाई, सबसे बड़ी बात होता है कि संप्रभुता सबसे बड़ा चीज़ है, और संप्रभुता पर अगर हमला होता है तो फिर किसी महत्वाकांक्षी परियोजना में हम कैसे शामिल हो सकते हैं? तो ये था BRI प्रोजेक्ट। और उसी प्रकार एक दूसरे को जो घेरने की नीति है, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, इसके बारे में भी विस्तार से एक अलग जरिए बताएंगे। और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जो अस्थायी सदस्यता का दावा है, तो उसमें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का जो विस्तार होना है, तो विस्तार कैसे होगा, इस संबंध में एक अलग से क्लास के बारे में हम करेंगे, ठीक है, जो विस्तार है। और उसी में बताएंगे कि भारत का समर्थन कहाँ कहाँ से मिल रहा है और कहाँ से नहीं मिल रहा है।
और चीन जो है इस मुद्दे पर भारत का समर्थन नहीं करता है, चीन द्वारा समर्थन नहीं किया जाता। उसके बाद आतंकवाद का मुद्दा है, जो पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवाद है और कई सारे देशों ने पाकिस्तान को आतंकवादी देश घोषित कर रखा है, लेकिन चीन जो है इस मुद्दे से इनकार करता है और चीन का मानना है कि नहीं, पाकिस्तान जो है वो आतंकवादी देश नहीं है, बल्कि पाकिस्तान क्या है कि वो आतंकवाद पीड़ित देश है, ऐसा मानता है। इसलिए यहाँ पर भी क्योंकि चीन द्वारा आतंकवाद के मुद्दे पर भारत का समर्थन नहीं मिलता है, ये भी विवाद के बिंदु है। और अन्य कई सारे मुद्दे हैं, है ना, जिसका कि हम नोट्स में जिक्र कर दिए हैं, इसको देख लीजिए। अब सवाल उठता है कि सहयोग के बिंदु क्या है। भारत और चीन के बीच अभी तक तो हम तानातानी मुद्दे को देखे, युद्ध की संभावित मुद्दे को देखे और विवाद के सारे बिंदु को देखे, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि भारत और चीन दोनों एक दूसरे से मिलकर भी बहुत सारे कार्य कर रहे हैं, जो कि पूरी दुनिया में शांति के लिए, खुशहाली के लिए और जो भी संयुक्त राष्ट्र संघ या अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का लक्ष्य होता है उसे पूरा करने के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो भारत और चीन का साझा रुख कहाँ कहाँ है, उसको हम देखते हैं। तो सहयोग के बिंदु क्या क्या है, तो देखिए, जलवायु परिवर्तन पर हमेशा जो है विकसित देश और विकासशील देशों के बीच ठनी हुई रहती है। क्यों ठनी हुई रहती है? क्योंकि विकासशील देशों का मानना है कि अब तक जो कार्बन उत्सर्जन हुआ है और अब तक जो पृथ्वी को नुकसान पहुंचा है, पर्यावरण को नुकसान पहुंचा है, उसमें विकसित देशों ने ज़्यादा दोहन किया है, ज़्यादा गंदगी फैलाया है। तो विकसित देश इसका खर्चा उठाए और कोई भी संधि होता है कि भाई कार्बन उत्सर्जन पर बैन होना चाहिए तो जो विकसित देश है उस पर कम प्रभाव पड़ेगा, लेकिन जो विकासशील देश है उस पर ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। तो फिर इसका विकास कैसे होगा? इसलिए समान रूप से जो संधि है या करार है नहीं लागू किया जाए, इस मुद्दे पर भारत और चीन का साझा रुख होता है। इसलिए जो देखेंगे UNFCCC, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की जो बैठक होती है, COP 1 से लेके अभी 26 तक हो चुका है, ठीक है। तो इसमें भारत और चीन का साझा रुख रहता है और इस कारण से बहुत बार क्या होता है कि जलवायु परिवर्तन पर जो UNFCCC की बैठक है वो फेल्योर हो जाता है, क्योंकि विकासशील देश और विकसित देशों के बीच सहमति नहीं बनती है। इन मुद्दे को भी विस्तार से समझा जा सकता है, जलवायु परिवर्तन के मुद्दे को, इसको भी हम बाद में करेंगे, एक वीडियो में या एक क्लास बहुत ज़्यादा नहीं कह सकता है। दूसरा है ऊर्जा सुरक्षा। आज जिस तरह से पूरी दुनिया पर ऊर्जा संकट छाया हुआ है, क्योंकि तीव्र गति से विकास के लिए ऊर्जा सबसे जो है सक्षम उपागम है, और ऊर्जा संकट, ऊर्जा सुरक्षा का जो मुद्दा है, तो चीन के साथ मिलकर भारत जो है काफ़ी ऊर्जा संकट से उबर सकता है, ऊर्जा सुरक्षा हासिल कर सकता है और कई परियोजनाओं में चीन के साथ काम कर रहा है, जिसके कारण बिजली की इतनी उत्पादन होगी कि भारत का ऊर्जा संकट दूर होगा। इसके अलावा देखिए, शंघाई सहयोग परिषद SCO में भारत शामिल है और यहाँ पर भी भारत और चीन के बीच साझा रुख है और काफ़ी फायदेमंद संगठन है ये, यहाँ पर शामिल होना। तो ये है। उसके बाद अभी जिस तरह से एक ध्रुवीय विश्व का निर्माण हुआ था USA के नेतृत्व में, चूँकि 1991 में सोवियत संघ का पतन हो जाने के बाद तो बाइपोलर जो वर्ल्ड का संकल्पना था वो समाप्त हो गया और एक ध्रुवी, है ना, यूनिपोलर वर्ल्ड का हुआ और USA एक तरह से पूरा दुनिया का दरोगा बन गया। तो अब ज़रूरत है कि द्विपक्षीय या एक पक्षीय विश्व नहीं रहना चाहिए। अब ज़रूरत है कि बहुपक्षीय विश्व होना चाहिए, और जब बहुपक्षीय विश्व होगा तो अमेरिका के अलावे और भी कुछ धुरी होना चाहिए। तो इसमें भारत, रूस और चीन का जो त्रिकोण था, ये कहीं ना कहीं वैश्विक शांति के लिए बहुत ही जरूरी है। तो इस तरह से यहाँ भी हमारा चीन के साथ साझा रुख है। उसके बाद ब्रिक्स जो है विकासशील देशों का संगठन है, विकासशील और विकसित देशों का संगठन है, और ये ऐसे देशों का संगठन है जहाँ की दुनिया की 60 से 65% आबादी निवास करती है, ठीक है। ब्रिक्स में इसका नाम का ही एब्रीविएशन है, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये 5 देश हैं और बहुत बड़ा जो है संगठन के रूप में हाल के दिनों में उभरा है। तो यहाँ पर भारत और चीन का साझा रुख है। इसके अतिरिक्त WTO जो विश्व व्यापार संगठन है, G20, तो G20 में जो विकसित देश हैं 7, G7 और उसके साथ जो भी विकासशील देश हैं, यह विकसित और विकासशील देशों का संगठन है।
और WTO विश्व व्यापार संगठन। तो यहाँ पर जब भी कोई विवाद होता है या किसी एक पक्ष में खड़ा होना होता है तो भारत और चीन एक साथ खड़ा होता है, ठीक है। और इसके अतिरिक्त जो भी साम्राज्यवादी शक्तियों से उभरे हैं, तीसरी दुनिया के जो देश हैं, तो तीसरी दुनिया के देशों के लिए जो नेतृत्व की बात उभरते हैं तो भारत और चीन का साझा रुख है, एक साथ खड़े होते हैं विकासशील देशों के नेता के रूप में। तो यहाँ भी हम मान सकते हैं कि भारत और चीन का एक साझा रुख है। तो इन बिंदुओं का दायरा को और बढ़ाकर जो युद्ध की तानातानी वाला माहौल है, इस माहौल से उभर कर एक सहयोगात्मक वातावरण तैयार किया जा सकता है, क्योंकि युद्ध से कुछ हासिल नहीं होता है। तो ये बात चीन के भी नेताओं को समझना होगा, भारतीय नेताओं को भी समझना होगा, और एक शांतिपूर्ण विश्व का स्थापना करने के लिए हमें कदम बढ़ाना होगा, ठीक है। तो इसी के साथ आज का क्लास समाप्त होता है।